Hello, this is CA Nikhil Nirani. I am here to have a total discussion on economics, which is applicable for CPT. Now, for CPT, when we are talking about CPT, it's an entrance exam of CA, Chartered Accountancy. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो पहला पड़ाव रहता है वो आपका रहेगा सीपीटी का. अब सीपीटी का जो पहला पड़ाव है इसको हम 2 मिनट इसके ऊपर पहले बात करें. हम जब सीपीटी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में पहला वर्ड ही आता है कि हम सीए कर रहे हैं और सीए बन जाएंगे. ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम सीए बन जाएंगे, उसकी तब लेवल की बात करें, बट आज की तारीख में अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लेवल, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लेवल और वो हमारा सीपीटी लेवल का है, तो वी आर थैंकफुल टू हैव द ऑब्जेक्टिव पैटर्न. ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन होगा. उस इकोनॉमिक्स के सेशन में जो हमारे पास है 50 मार्क की वैल्यू है. सीपीटी जब मैं बात करूं तो सीपीटी में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. पहला होता है अकाउंट्स, दूसरा होता है उसी के साथ में मर्केंटाइल लॉ, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स एंड चौथा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. जब हम इनकी वैल्यू के ऊपर आगे बात करेंगे तो हम इसके बारे में और चीज़ें समझेंगे कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी वैल्यू है, कितनी वक्त है हमारे ओवरऑल सिस्टम में. अभी के लेवल पर हम ये समझें कि हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की कहानी कितने मार्क्स की है? 50 मार्क की. जब मैं सीपीटी के 50 मार्क की बात कर रहा हूं तो यहां पर हम पहले 5 मिनट एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर बात करेंगे. अब एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या क्या, तो सबसे पहली चीज हम 4 घंटे की बात कर रहे हैं. जब हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में वी आर हैविंग 4 आवर्स, और ये 4 घंटे ही आपकी जिंदगी बदलने में पूरे सक्षम रहेंगे. कैसे? इन 4 घंटों में आपके पास 2 सेशंस होंगे. पहला सेशन होगा 2 घंटे का और दूसरा सेशन अगेन होगा 2 घंटे का. पहले सेशन में आपको जो देखना है वो 100 मार्क्स को देखना है और दूसरे सेशन में भी 100 मार्क्स को देखना है. मतलब ओवरऑल हमारे यहाँ जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का. 200 मार्क्स में से आपको जो यहां पर चाहिए वो चाहिए 100 मार्क्स, दैट इज 50%. तो कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स आपको पासिंग चाहिए रहेंगे. और ये जो 100 मार्क्स आपको पासिंग चाहिए, पहले जो इंस्टीट्यूट करती थी वो ये थी कि 200 में से आप किसी भी सब्जेक्ट को मिला के 100 मार्क ले आओ और आप पास हो. आज की तारीख में हर सब्जेक्ट के कुछ डेजिग्नेटेड मार्क्स कर दिए कि इतने मार्क्स तो होना ही होना वरना आप पास नहीं हो. मतलब इट इज पॉसिबल कि आपके हो सकता है 100 से ज्यादा मार्क्स हैं, बट आपके किसी एक सब्जेक्ट में उस डेजिग्नेटेड मार्क्स से कम मार्क्स हैं तो आप फिर भी फेल हो. हाँ, सीए में हम इसको फेल नहीं कहते हैं, हम बोलते हैं हमारा अटेम्प्ट रुक गया, क्योंकि हमारे पास अगला अटेम्प्ट एज इट इज आ जाता है विद इन नो टाइम. बट हमारे लिए वो सिस्टम नहीं है. हम उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी अपनी नहीं मानते. हम मानते हैं कि हम पास होंगे तो हर अटेम्प्ट में जितने भी हमको डेजिग्नेटेड मार्क्स चाहिए उतने तो लाने ही पड़ेंगे. तो यहां पर भी हमारे पास 4 घंटे हैं, 200 मार्क्स हैं, 100 लाने हैं, साथ ही साथ डेजिग्नेटेड मार्क्स हर चीज में लाने हैं. अब जब मैं सीपीटी की बात कर रहा हूं तो सीपीटी में जो आपके 2 सेशंस हैं उसमें सेशन 1 और सेशन 2 की कहानी को इवैल्यूएट करें तो सेशन 1 में यू आर हैविंग फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग. दूसरी बात हमने कही कि वहां पर एक मर्केंटाइल लॉ नाम का एक सब्जेक्ट होता है. सेशन 2 मतलब जो बाकी के 2 घंटे होंगे उसमें सबसे पहला आएगा इकोनॉमिक्स और दूसरा आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ्स का थोड़ा बहुत पार्ट है. फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी लाइफ में वैल्यू रखता है आज की तारीख में 60 मार्क की. 60 मार्क्स का उसमें ओवरऑल वैल्यूएशन है. उसके बाद आप देखोगे तो 40 मार्क्स का वैल्यूएशन जो है वो किसका है? मर्केंटाइल लॉ का है. मतलब मर्केंटाइल लॉ हमारे लिए कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है. इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो 50 मार्क्स की कहानी है. और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो भी कितने मार्क्स का है? 50 मार्क का है. तो टोटल मिला के जो आपका बनता है वो बनता है 200 मार्क्स. अब इन 200 मार्क में से हमको इंडिविजुअली
डेजिग्नेटेड मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमें 50% तो लाना ही है, मतलब 100 मार्क तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोली कि आपको मिनिमम कितने चाहिए? 50%। अरे 50% लाना तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आज तक जब हमने 50% की बात करी है तो कभी तो बने ही नहीं। हम जब 12th की बात भी करते हैं तो 12th में हद में कितना एक्सपेक्ट करते हैं? 33%। तो 12th तक की कहानी हमको कहां तक ले जाती है? 33% तक। उसमें उतने ही आते तो उसमें हम पास मानते हैं खुद को। अब यहां पर आपको क्या चाहिए? 50%। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम, एक और दिक्कत, कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गड़बड़ होता है, एक क्वेश्चन गलत होता है, तो आपका 1 मार्क तो गया ही गया, क्योंकि वो मार्क आपको नहीं मिलना, साथ ही साथ वो 0.25 मार्क्स और ले जाएगा। और जब वो 0.25 मार्क्स और ले जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन की वैल्यू अगर मैं गलत करता हूं तो 1.25 नेगेटिव हो जाती है। तो इस बेसिस पर ये थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाता है। अब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद दिमाग में सबसे पहली चीज आती है, पास कैसे हो? आपने 50% कर दिया। आज तक तो हमारा माइंडसेट कभी 50% तक गया ही नहीं था, 33% से ऊपर तो गया ही नहीं। फिर आपने उसको क्या कर दिया? 50% कर दिया, हमारे लिए दिक्कत बढ़ा दी। अब अगर आप इतनी दिक्कत बढ़ा दोगे तो हम पास कैसे हो? तो पास होने का तरीका क्या होना चाहिए? पास होने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है जो हम 11th-12th में भी करते हैं। परीक्षा बोध नाम की एक किताब आती है जो हमको कहीं ना कहीं पास कराने में बहुत हेल्पफुल होती है। उस परीक्षा बोध में होता कुछ नहीं है, पिछले 5-7 साल के पेपर्स होते हैं। पिछले 5-7 साल के पेपर्स आप जब देख लेते हो तो आपको एनालिसिस में इजी हो जाता है कि आपको करना क्या है, किस तरह से इवैल्यूएट करना है, किस तरह से उसकी कहानी को देखना है। तो सिमिलर टाइप से हम यहां पर भी फोकस करेंगे जब हम क्या बात करेंगे कि हम पिछले कुछ एग्जामिनेशन का एनालिसिस करेंगे। अगर आपने कुछ पिछले एग्जामिनेशन का एनालिसिस किया है तो ये चीज मान के चलें कि आपको एनालिसिस करने में, ये समझने में कि हमको कौन सा टॉपिक कितना लेना है, उसमें आसानी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज हम देखें कि हिस्ट्री क्या बोलती है, इतिहास क्या बोलता है हमारी सीपीटी का। तो इतिहास ये कहता है कि इकोनॉमिक्स जो 50 मार्क की कहानी है उसमें हमारे पास है 2 पार्ट्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारे पास पार्ट है वो करीब 21 मार्क का है, मतलब अगर आप उसको इवैल्यूएट करो तो 41.5% का जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद दूसरा पार्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये बचे हुए पार्ट का बात करता है, ये 29 मार्क्स की बात करता है, क्योंकि 21 में 21 अगर हमारे आ जाते हैं माइक्रो से तो 50 में से 21 गए, बचे 29, 29 मार्क्स। तो 29 मार्क्स की वक्त रखता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर अब हमने ये समझा कि इसमें कौन कौन सी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं, सर माइक्रो पढ़ लें तो पास हो सकते हैं क्या? पास तो हो सकते हैं, बट वो 21 के 21 मार्क आने चाहिए। अब आज तक हमने मैथ्स, अकाउंट्स, बीएस, इको सब पढ़ा, कभी 100 में से 100 किसी चीज में आए क्या? चलो सब चीजें छोड़ो, संस्कृत में आए थे क्या? तो आज तक जब किसी में भी नहीं आए और एकदम से तुम ये सोचो कि हम सीपीटी में ले आएंगे, तो यार कहीं ना कहीं अपने आप से गैम्बल खेल रहे हो। मतलब क्या माइक्रो के बेसिस पर आप पास हो सकते हो? आई विल से नो। पास होने की प्रोबेबिलिटी उसमें कम हो जाती है। मतलब हमको दोनों इक्विवेलेंटली पढ़ना पड़ेगा, दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि माइक्रो का पार्ट 21 मार्क का है, तो हम ये देख लें कि माइक्रो का सिस्टम हर चैप्टर वाइज क्या है, माइक्रो की मार्किंग हर चैप्टर वाइज क्या है। उस बेसिस पर हम और एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके माइक्रो का पार्ट कितना है, हर चैप्टर की वैल्यू कितनी है। उस बेसिस पर हम एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट मार्क्स और बना सकते हैं। तो उसी को हम आगे अपना कैरी करें। नाउ आपने बोला माइक्रो कितने मार्क का था? 21।
और माइक्रो में आप जब देखोगे इंडिविजुअली देयर आर 4 चैप्टर्स, जिसमें सबसे पहली चीज जो बात करता है वो बात करता है इंट्रो की, इंट्रोडक्शन की। दूसरा जो चैप्टर आपके लिए रहेगा दैट विल बी द चैप्टर दैट विल बी अ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा जो रहेगा दैट विल बी थ्योरी ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। और चौथा जो रहेगा वो रहेगा मार्केट के ऊपर, मार्केट की पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करेगा। तो जब मैं सबसे पहले इंट्रो की बात करता हूं, इंट्रोडक्शन में जब मैं इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करूंगा वो मेरा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। जब चैप्टर नंबर 1 की बात करूंगा तो उसकी जो वैल्यू हमारी लाइफ में आज की तारीख में है दैट इज ऑफ अराउंड 2 मार्क्स। अब एक मुझे बात बताइए, क्या ये इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये 2 मार्क का है? नहीं, इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा। हमने क्या किया, एनालिसिस किया है, और इस एनालिसिस के बेसिस पर हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल में जब से इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमने इन्होंने शुरू किया, जब से इन्होंने सीपीटी ऑब्जेक्टिव कर दी, तब से हम ये देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन नाम से जो चैप्टर है उसमें से 2 से 3 मार्क का पोर्शन आता है। देन इंट्रोडक्शन के बाद डिमांड सप्लाई नाम का जो टॉपिक है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो मार्किंग है वो करीब 9 से 10 मार्क की है। अगेन, क्या इंस्टीट्यूट ने कहा कि 9 मार्क का आएगा? नहीं। किसने कहा? हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने किसको एनालिसिस किया? हिस्ट्री को एनालिसिस किया, इतिहास के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। तो डिमांड सप्लाई वाला जो चैप्टर है उसमें से कितने मार्क का आता है? 9 से 10 मार्क का। अब सोचो 21 मार्क का इकोनॉमिक्स, जिसमें से 9 से 10 मार्क कहां से आ रहे हैं? डिमांड सप्लाई से आ रहा है। तो अपने को भी ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हमको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। ये कब? जब हमने समझा कि इसमें से ज्यादा पोर्शन आता है। थर्ड चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की जो वैल्यू है वो करीब 6 से 7 मार्क की है। तो हमको अब ये भी समझ आ रहा है कि प्रोडक्शन और कॉस्ट नाम का जो चैप्टर है उसमें से 6 से 7 मार्क का है। उसका भी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें रेलेवेंट तो है, क्योंकि अगर 6 मार्क के क्वेश्चन है, 4 से 5 मार्क अगर मैं स्कोर कर दूं और डिमांड में 9 में से 8 मार्क भी अगर मैं कवर कर लूं तो 8 और 5 13 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही बन जाते हैं। और जैसे ही मेरे 13 मार्क्स बन गए तो अब मेरे दिमाग में जो लोड होना चाहिए वो धीरे धीरे कम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब 50 में से मेरा जो एक्सपेक्टेड पोर्शन है पासिंग का वो है 25%, क्योंकि आपको मिनिमम कितना चाहिए? 50 तो चाहिए। मैं तो एक यहां पर डेजिग्नेटेड मार्क्स की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि तुम इतना तो पढ़ ही लोगे कि तुम्हारे 50% तो मिनिमम आए। तो 50% 25 मार्क्स तो मेरे को आ ही जाएंगे, क्योंकि यहां पर मेरे 8 मार्क कवर होते हैं, वहां पर मेरे 13 मार्क कवर होते हैं। अब 14 में से अगर मैं 12-13 ले आता हूं तो बचे कितने? 36 मार्क। और 36 मार्क से अगर मेरे को मैं मिनिमम लेवल पर भी जाऊं तो 11 मार्क लाना, इतनी तो बुरी स्टडी नहीं करोगे, इतनी तो मेहनत कर ही लोगे कि उतने आ जाए। तो यहां पर इसीलिए हम एनालिसिस कर रहे हैं कि किस चैप्टर पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद मार्केट वाला जो चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन का, उसमें से करीब 4 से 5 मार्क का पेपर बैठता है। तो इससे हमें यह समझ आ रहा है कि जो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा 21 मार्क्स का पेपर है उसकी इंडिविजुअली मार्किंग कितनी है हर चैप्टर वाइज, और ये जो चैप्टर वाइज है उसके बेसिस पर हमने उसका इंपॉर्टेंस रखा। इंपॉर्टेंस के बेसिस पर जो कहानी है वो 9 मार्क की कहानी आती है डिमांड सप्लाई की, 6 मार्क की कहानी आएगी प्रोडक्शन कॉस्ट की, प्राइस डिटर्मिनेशन की जो वैल्यू है वो करीब 4 मार्क की है। तो ये हमने माइक्रो की बात करी। अब एक बात सोचो, अगर मैं एनालिसिस यहां पर ही छोड़ देता हूं, यहां पर ही रुक जाता हूं, तो इससे हो क्या रहा है? यहां पर मुझे एक चीज बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि डिमांड सप्लाई को अच्छे से पढ़ना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर क्या होंगे? यूनिट्स होंगे। तो ये जो यूनिट्स हैं उसमें डिमांड अलग होगा, सप्लाई अलग होगा। अगर मैं आपको हर यूनिट की इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस अगर बता दूं तो क्या हमारे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा इंडिविजुअली चैप्टर के ऊपर अगर ध्यान है तो हमारा एनालिसिस और डेप्थ में जाता है?
मतलब आपने बोला 9 मार्क का डिमांड सप्लाई, और अगर मैं आपको उसमें यह बता दूं कि 9 मार्क में से डिमांड की कितनी इंपॉर्टेंस है, सप्लाई की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का लेवल बढ़ जाएगा, हमारा एनालिसिस डेप्थ में जाएगा। मैं अगर आपको यह बता दूं कि प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में से प्रोडक्शन का पार्ट कितना आता है, कॉस्ट का कितना पार्ट आता है, तो हमारे दिमाग में और डेप्थ होगी एनालिसिस को लेके। तो लेट्स फोकस ऑन दैट ऑल्सो। हम अब बात कर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई 9 मार्क का है। इसमें आप इंडिविजुअली अगर जाओगे तो यू आर हैविंग 3 चैप्टर्स। फर्स्ट इज ऑन थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकेंड थ्योरी ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, थर्ड थ्योरी ऑन सप्लाई। अब 9 मार्क का अगर डिमांड सप्लाई है तो सोचो थ्योरी ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड 4 से 5 मार्क का है, मतलब 3 चैप्टर में से एक चैप्टर तो 9 का आधा ही दे रहा है, मतलब फिर इंपॉर्टेंस लेवल यहां पर ज्यादा हो गया। अब अगर इंपॉर्टेंस लेवल यहां पर ज्यादा है, कितना है, 4 से 5 मार्क, वो भी कितने में से, 9 में से, मतलब 50% से ज्यादा हो गया। मतलब हमारा फोकस सबसे ज्यादा किसके ऊपर होना चाहिए, डिमांड के ऊपर। अब दूसरी चीज बात करें तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कितने मार्क का आता है, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर 3 से 4 मार्क का आता है, मतलब इन दोनों को पढ़ लिया तो लाइफ झिंगा लाला। 9 मार्क में से अगर 8 मार्क मेरे ये कवर कर देते हैं तो इफेक्टिवली सप्लाई कितने मार्क का बढ़ता है, 1 से 2 मार्क। तो अगर हमने थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को ही ध्यान से पढ़ लिया तो हमारा फोकस और डेप्थ में हो जाता है कि हमको इन दोनों चैप्टर्स को फोकस करना है। अब मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करता हूं और थ्योरी ऑफ सप्लाई, डिमांड सप्लाई हम 12 से देख रहे हैं, व्हाई देयर इज मोर इंपॉर्टेंस ऑन डिमांड एंड लेस इंपॉर्टेंस इन सप्लाई? क्योंकि एक बहुत सिंपल सा कारण है उसके पीछे, डिमांड हर चीज की होती है, सप्लाई जरूरी नहीं है हर चीज की हो, और डिमांड हर एक बंदे की होती है। क्या हर एक बंदा सप्लाई करता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर भी इन्होंने क्या किया, उसको भी इंपॉर्टेंस दिया। और साथ ही साथ जब मैं सीपीटी की बात कर रहा हूं, जब मैं कोर्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी वेरिएशन आएगा। क्यों वेरिएशन आएगा उसको ध्यान से समझना। वेरिएशन इसलिए आएगा क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड के जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, कंटेंट्स की बात नहीं कर रहा। टॉपिक जो डिमांड में है, सिमिलर टॉपिक कहां पे है, सप्लाई में भी है। जो टॉपिक, जैसे अगर मैं बोलूं कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, या फिर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी है, तो बंदा इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर देता है, उसके ऊपर थोड़ा कम फोकस करता है। आ रही बात समझ? तो ये थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 9 मार्क की है, जिसमें डिमांड कितने मार्क का आएगा, 4 से 5 मार्क, सब कंज्यूमर बिहेवियर 3 मार्क, और सप्लाई 1 से 2 मार्क। आगे एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट था, तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में देयर आर 2 चैप्टर्स, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन की वैल्यू करीब 3 मार्क की है, और यहां पर जब हम कॉस्ट की बात करें तो वो 3 से 4 मार्क का आता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, 50-50 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके ऊपर हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, मेरा आंसर रहेगा दोनों के ऊपर, करना ही पड़ेगा। आधा आधा उसमें से दे रहा है, आपने आधे के ऊपर फोकस कर लिया, आधे पे नहीं किया, तो मार्क्स तो कटते हैं अपने ही। तो दोनों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ये हमने कौन सा चैप्टर देखा, 3rd, और 4th भी देख ही लेते हैं। 4 मार्क की जिसकी वैल्यू थी, इस 4 मार्क के चैप्टर में वी आर हैविंग 3 इंडिविजुअल यूनिट्स। सबसे पहला है मार्केट, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, और तीसरा है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। मार्केट में से करीब 0 से 1 मार्क का आता है, कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस में से, इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है नहीं, कम इंपॉर्टेंस रहता है, करीब 1 से 2 मार्क का रहता है। मेजर इंपॉर्टेंस जो रहता है वो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन से होता है, करीब 2 से 3 मार्क। तो अगर 2 से 3 मार्क या 3 से 4 मार्क की अगर ये वैल्यू रखता है तो इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। हम इसको आगे लेते हैं। अब जब मैं पहले चैप्टर की बात कर रहा था, वो हमारा चैप्टर कौन सा था, इंट्रो। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन भी किसका होगा,
माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है, कितने मार्क का था? हमने एनालिसिस किया था, 50 मार्क का पेपर था, जिसमें से 21 मार्क्स किसके थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कितने थे? 29 मार्क्स। 21 मार्क्स में से इंट्रो का जो मार्क्स आ रहे थे वो करीब 2 से 3 आ रहे थे, याद करो। 2 से 3 मार्क का आपका इंट्रो था। उस इंट्रो के बेसिस पर हमने इस चैप्टर की वैल्यू लगाई 2 से 3 मार्क। अब 2 से 3 मार्क का चैप्टर, ध्यान से समझना, 2 से 3 मार्क के चैप्टर में अगर अपन ये समझ लें कि इंडिविजुअली जितने इसमें टॉपिक्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, तो हमारे लिए टॉपिक भी कौन सा इंपॉर्टेंट होता है वो हमको समझ में आ जाता है। आपने जब बात करी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें टॉपिक्स क्या क्या है? टॉपिक से जाने से पहले हम 2 मिनट इसके ऊपर फोकस करें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स का सिस्टम होता क्या है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स क्या है? जनरल बंदे की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, लेमैन की भाषा में बात करूं, तो ये जो कहना चाहते हैं कि भैया इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होता क्या है, तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं होता है, पैसे का आवन जावन होता है इकोनॉमिक्स। पैसा आया मेरे लिए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। पैसा गया मेरे लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। मैं पैसा इधर नहीं लगाता तो किधर और लगाता, ये भी मेरे लिए क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मतलब सैक्रिफाइसिंग वन पार्ट फॉर द अदर पार्ट इज अगेन नोन एज इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको बड़ी बड़े एग्जाम्पल दूं स्टार्टिंग में ही, तो इकोनॉमिक्स पहले ही सबको, बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, तो आपको और बोरिंग लगेगा। मैं आप ही के एग्जाम्पल के ऊपर बात करता हूं, आप ही के ऊपर फोकस करता हूं। तो एक मुझे बात बताओ, सबके फादर जो भी हैं वो अपने सन को कुछ ना कुछ पॉकेट मनी तो देते हैं। तो अगर फादर अपने सन को पॉकेट मनी प्रोवाइड करे, तो क्या ये सन के लिए इकोनॉमिक्स है? आई विल से यस। मतलब आपके पापा ने आपको कुछ खर्चा दिया, तो क्या वो इकोनॉमिक्स है? बिल्कुल है। आपने इस पैसे का क्या किया होगा? मैं ये मानता हूं आज के लेवल पे हम सेविंग की तो बात करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे खर्चे ही इतने। अब अगर खर्चे इतने हैं तो आप इन खर्चों का क्या करोगे? करोगे खर्चा, और क्या। अब अगर आपने इसको खर्चा किया तो खर्चा कहां करोगे? खाने पीने में। अगर आप एनालिसिस की बात करो तो जितने लोग इंडिया में हैं, और स्पेशली हम जब एमपी की बात करते हैं, तो एमपी में बोला जाता है कि काफी खाने के शौकीन लोग हैं। हम भी हैं, सब है। और एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी की खासियत ही क्या है? पोहे जलेबी। तो अब यहां पर मैं इंग्लिश वे में अगर जाऊं तो इंग्लिश मैन कभी पोहे जलेबी तो खाएगा नहीं, वो क्या खाएगा? केक्स एंड चॉकलेट्स। इसका ये मतलब नहीं कि आप भी सिर्फ पोहे जलेबी खाते हो, केक्स एंड चॉकलेट नहीं खाते। इसका ये मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं तो खर्चा करेंगे ना। तो हम ये मान रहे कि वो बंदा कहां खर्चा कर रहा है? चॉकलेट्स में, केक्स में। अब प्रॉब्लम ये है, पैसा आया वो ही इस बंदे के लिए इकोनॉमिक्स हुआ, पैसा गया वो भी इसके लिए क्या हो गया? इकोनॉमिक्स हुआ। क्योंकि पैसे का आवन, पैसे का जावन, ये दोनों पॉइंट्स पे, ये दोनों क्या कहलाएंगे? इकोनॉमिक्स के पॉइंट पे कहलाएंगे ही कहलाएंगे। मजेदार चीज ये है कि अगर आप केक्स के ऊपर खर्चा नहीं करते, मतलब ये जो स्पेसिफिक खर्चा हमने किया इसके ऊपर खर्चा नहीं करते, तो किसी और के ऊपर करते। तो किसके ऊपर करते? वो भी इकोनॉमिक्स। अगर इस पे नहीं करता किसी और पे करता, उस पे नहीं करता तो किसी और पे करता। तो यहां पर अगर मैं किसी और पे खर्चा करता हूं, जैसे अब ऑब्वियसली बात, अगर आप खाने पीने में खर्चा नहीं करो तो आजकल लोगों के खर्चे बढ़े हुए, और वो खर्चे किसी कारण से ही बढ़े हुए, और वो जो कारण है वो हमारे सामने है। तो बहुत लोगों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, सेटिंग्स होती हैं। उन सेटिंग्स को भी हमको ध्यान तो देना पड़ेगा, और उन ध्यान को देना मतलब इसको सैक्रिफाइस करना। सैक्रिफाइस किया मतलब वो भी क्या माना जाएगा? इकोनॉमिक्स माना जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? पैसे का आवन, पैसे का जावन, इधर नहीं करता कहीं और करता, वो भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। आ रही है बात समझ में? नाउ जब हमने ये समझा कि पैसे का आवन जावन इकोनॉमिक्स है, और यहां पर हमने इधर पैसा नहीं लगाया तो किसी और पे लगाया, किसी और पे नहीं लगाओ तो आजकल तो व्यवस्थाएं और बड़ी हुई हैं, किसी और पे लगाएंगे, तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक्स। एक जो पुरानी कहावत है वो काफी आजकल चलती है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो
कोई और सही, तो वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर भी वो भी क्या है, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। नाउ अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ये जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसकी अगेन वैल्यू कितनी है, 2 मार्क की, ये जो 2 मार्क की वैल्यू का चैप्टर है, इसमें आगे हम समझें कि क्या क्या आएगा। इस वाले चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा डेफिनेशंस। डेफिनेशन किसकी होंगी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखना पड़ेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। उसके अलावा पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। देन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। देन मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या होती हैं। उसके अलावा जनरल सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। देन उसके अलावा पीपीसी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एंड उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या क्या होंगे, जनरल इकोनॉमिक्स क्या होगा। ये ओवरऑल टॉपिक्स है जिसको हमको यहां पर इवैल्यूएट करना है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक डेफिनेशन, दूसरा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पीपीसी नाम का जो टॉपिक है ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो 2 मार्क का चैप्टर, उसमें अपन ने समझ लिया कि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन 3 टॉपिक से आते हैं। अब सोचो पढ़ाई करना कितना फोकस वाला काम है। हमने अपना क्या किया, अपने दूरबीन को लिया, हम पास होते गए, पास जाते गए, पास जाते गए, और पता पड़ रहा है कि अब 3 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमको खासा ध्यान रखना है। अब इसका क्या ये मतलब है कि बाकी के चैप्टर्स हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको छोड़ दें, सवाल ही नहीं। हाँ, बट हमारा मेन फोकस फिर किस पे हो जाता है, डेफिनेशन पे हो जाएगा, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे हो जाएगा, पीपीसी के ऊपर हो जाएगा। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर जनरली जो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं इन्हीं के ऊपर बनते हैं, तो हमारा फोकस इनके ऊपर ज्यादा रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन। नाउ अब ये डेफिनेशन का जो इंपॉर्टेंस है, 12th हम सबने दिए, मैं ऐसा मान रहा हूं, ठीक। अब 12th के बाद ही आप सीपीटी पे आ रहे हो, मतलब 12th तो दी है। और 12th में भले अगर बहुत लोग होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं दिया हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स को ऑप्ट नहीं करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट करते हैं, या बिजनेस स्टडीज तो सबका टॉपिक था ही था। ऐसे टॉपिक्स में जनरली एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन। और जब मैं इनफैक्ट पर्सनली बात करूं, तो जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे मेरी फैकल्टीज जो मैम्स होती थी 12th में, वो कहती थी कि निखिल देखो अगर अच्छा स्कोर करना है तो देखो राइटर का नाम लिखना पड़ेगा जिसने ये डेफिनेशन लिखी है। अब बुक में भी हम जब पढ़ते थे तो करीब 7-8 लोग होते थे जिनकी डेफिनेशन होती थी। अब एक एक की डेफिनेशन याद करना, अरे बहुत सरदर्द वाला काम है भाई। अब उसने ये डेफिनेशन लिखी तो हम याद कर लो, किसी और ने कुछ और डेफिनेशन लिखी उसको भी हमें याद करना पड़े। तो यार मैंने तो एक सिस्टम बना लिया यार, मेरे को तो याद नहीं होता था, ईमानदारी की बात है, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं होता था। अब मैंने क्या किया, मैंने तो ये समझा कि जब भी मैं डेफिनेशन पढ़ता था, कोई भी इंडियन ने डेफिनेशन नहीं लिखी है। आपने ये चीज एनालिसिस किया हो तो आप भी 11th-12th पास कर चुके हो, बीएस इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप आपने पढ़ा होगा ही होगा, आपने ये चीज देखी होगी। वो आपने जब देखी तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी, अगर ध्यान दिया होगा तो कहीं पर भी इंडियन का नाम नहीं होता है जब वो डेफिनेशन की बात करेगा। आपने खतरनाक नाम सुने होंगे, अकॉर्डिंग टू टेलर, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अकॉर्डिंग टू मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल का नाम बहुत जगह होता है, अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, अकॉर्डिंग टू हेनरी स्मिथ, जैकब विनर, इन सब के नाम आपने देखे होंगे। याद बहुत लोगों को बहुत कम लोग होते हैं जिनको पूरे नाम याद होते हैं। कहीं पर भी आपने इंडियन का नाम नहीं देखा होगा। कभी ऐसा देखा अकॉर्डिंग टू जैन साहब, कभी ऐसा देखा अकॉर्डिंग टू राम प्रसाद, कभी ऐसा देखा कि हम अपने फैकल्टी का नाम देख लिया क्या कहीं पर भी हमने किसी भी इंडियन का नाम नहीं देखा। अब कभी भी कोई इंडियन, ऐसा है नहीं कि इंडियन कोई डेफिनेशन नहीं देते, बट इंडियन तो दिमाग नहीं लगाते। इंडियन बोलते हैं कि यार चलो अपना काम चल रहा है, इकोनॉमिक्स हमको खेलना आता है, क्या डेफिनेशन देके करना।
और अब इंडियन कोई भी डेफिनेशन देंगे नहीं, तो हम फर्स्ट किसके पास जाते हैं? अंग्रेजों के पास फंस जाते हैं। तो अंग्रेजों की डेफिनेशन हमको याद करनी पड़ती है। और मैडम मेरे को बोलती थी कि यार निखिल तेरे को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन अगर तेरे को अच्छे स्कोर करना है तो तेरे को डेफिनेशन में बंदे का नाम भी याद रखना पड़ेगा। मैं बोलता था मैम मेरे से तो याद नहीं हो रहा। तो मैम बोलती थी ठीक है तेरे को ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। अब क्या करें? तो अपन ने तो एक लॉजिक लगाया, एक सिस्टम बनाया। अपन ने क्या बोला कि यार अगर किसी का भी नाम आता है तो सरनेम के थ्रू आता है, उसका नाम तो आता नहीं। तो अपन ने एक सिस्टम बना लिया। सिस्टम क्या बनाया कि यार अपन एक काम करो, नाम तो लिखो और किसका नाम लिखो? इंग्लिश प्लेयर्स का नाम लिख दो। तो अपन ने सिस्टम लगाया था। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मेरे को 12th में भी आई थी। तो अब सब लोग बोलते थे कि अकॉर्डिंग टू का नाम लिखोगे, तो अकॉर्डिंग टू में अगर आप नाम लिखते हो तो किसी अंग्रेज का लिखो। मैं तो ये सिस्टम बना लिया था, मैं लिख के आया हूं अकॉर्डिंग टू वॉटसन। अकॉर्डिंग टू वॉटसन और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो मेरे को समझ आ रही थी मैंने लिख दी। ईमानदारी से बता रहा हूं, दूसरा नाम लिखा था अकॉर्डिंग टू बेल। फिर जो डेफिनेशन मेरे को समझ आ रही थी वर्ड को इंटरचेंज करके मैंने वो डेफिनेशन छाप दी। 3 मार्क का क्वेश्चन था। 3 मार्क के क्वेश्चन में मैंने ये दोनों का नाम लिखा है, वॉटसन और बेल। किसको मालूम मैं कौन से वॉटसन की बात कर रहा हूं? लोगों के हिसाब से क्या किया मैंने? वॉटसन का नाम लिखा। वॉटसन मतलब कोई इकोनॉमिस्ट होगा, इकोनॉमिक्स का, उसने इकोनॉमिक्स का नाम लिखा। बेल, अकॉर्डिंग टू बेल, किसको मालूम कौन सा बेल? अब वो बेल था या बिल था, किसको मालूम? अपन ने तो क्या दिमाग लगाया, बेल लिख दो, इंग्लिश नाम है, चलेगा। और इन दोनों का नाम लिखा, जबकि मेरे दिमाग में 2 प्लेयर्स थी। इंग्लिश प्लेयर का नाम है, इंग्लैंड के एक प्लेयर का नाम है इयन बेल, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का नाम है शेन वॉटसन। इन दोनों का नाम लिख के आया हूं, बट नाम नहीं लिखा, सरनेम लिखा। जब सरनेम लिखा तो उनको थोड़ी मालूम कि कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वहां पे तो कितने सारे बेल्स हैं, कितने सारे वॉटसन हो गए। तो अपन ने ये फोकस किया था। 100 में से 97 मार्क्स आ गए थे। अब मेरे को ऐसा लगता है यार 3 मार्क तो उन्होंने इस चीज के लिए तो नहीं काटे होंगे, तो उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया। क्योंकि जो जो आपकी चेकिंग कर रहा है उसको कौन सा सब नाम के बारे में पता होगा यार। बट यहां पर जब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं वैसा ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब 4 ऑप्शन में आपको एक सही ऑप्शन को टिक करना ही करना है। अब यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये सच्ची वाले इकोनॉमिक्स से, ये कभी भी बेल नहीं होगा, कभी भी वॉटसन नहीं होगा, और ये सच्ची वाले इकोनॉमिक्स है। अब अगर ये सच्ची वाले इकोनॉमिस्ट हैं तो अब हमको तो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए चैप्टर कितने मार्क का है? 2 मार्क का तो है, 2 से 3 मार्क का तो है। तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। फोकस करने का सबसे सही तरीका, सबसे फोकस्ड तरीका होता है आप क्या करो, उसको पिक्टोरियल बना दो। अगर किसी बंदे का आपने पिक्चर देखा है या उसकी शक्ल देखी है तो आप उसको कभी भी भूलोगे नहीं, ये सब मानते हैं। देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, पढ़ा हुआ ज्यादा टाइम तक याद नहीं होता। क्योंकि अगर मैं आज आपको पढ़ा हुआ चीज आज पूछ लूं, आज पढ़ा दूं और कल पूछ लूं, कल आपको याद नहीं होगी। बट देखा हुआ चेहरा अपने को फट से याद होता है। 5वीं में जिसको हमने सबसे पहली बार देखा था उसका चेहरा कहीं ना कहीं मन में आज भी होगा। तो ये तो है ही है, ये तो जीवन का कटु सत्य है। कि ये जो कटु सत्य है उसमें क्या है कि अगर अपन बात कर रहे हैं कि कुछ चीज देखी हुई है तो वो लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रहती है। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, डेफिनेशन जिन्होंने दी उनके फोटोज अपने दिमाग में रखेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहली डेफिनेशन आई थी एडम स्मिथ। तो अगर मैं एडम स्मिथ का फोटो देख लूं तो ये नहीं भूलूंगा कि एडम स्मिथ ऐसा दिखता था, एडम स्मिथ ये था, हम ये नहीं भूलेंगे। तो हम क्या करेंगे, फोटोज के बेसिस पे बात करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। तो अल्फ्रेड मार्शल का चेहरा कैसा था, कुछ इस तरह का था। देन थर्ड डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने। तो रॉबिन्स कुछ इस प्रकार का दिखता था। देन उसके बाद जो डेफिनेशन आई वो आई सैमुअलसन की। सैमुअलसन कुछ इस प्रकार के दिखते थे। देन उसके बाद हेनरी स्मिथ। हेनरी स्मिथ कुछ इस प्रकार के दिखते थे। और फाइनली जैकब विनर। तो जैकब विनर कुछ इस प्रकार के दिखते थे। ये 6 हैं। साथ ही साथ एक और हमारे पास बंदा है जिसकी हमको डेफिनेशन देखनी है, जिसका नाम होता है पिगू। अब उसकी हम डेफिनेशन अलग से देखेंगे, उसको हमने इसको फोटो में नहीं रखा है। हम सबसे पहले अपनी डेफिनेशन पर आते हैं जो किसके ऊपर बात कर रहा है, एडम स्मिथ की डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहा है। हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो एडम स्मिथ का जो फोटो था वो काफी पुराना टाइप का लग रहा था, तो इसकी डेफिनेशन भी पुरानी होगी। एडम स्मिथ को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से जाना जाता था। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब ये हुआ, हम बात करते हैं ना, हम लोग कभी कभी रात में बैठे तो हम सोचते हैं हम क्लासिकल हिट्स सुने,
क्लासिकल गाने सुने, क्लासिकल गाने मतलब पुराने गाने, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब भी क्या हुआ, पुराना इकोनॉमिस्ट। ये हमारे लिए कौन हो गया, पुराना इकोनॉमिस्ट है, जिसने अपनी पहली डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की पहली डेफिनेशन उन्होंने दी कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है, पहली चीज, क्योंकि साइंस को हम हिंदी में बोले तो विज्ञान है। काय का विज्ञान, धन का विज्ञान, मनी का विज्ञान, वेल्थ का विज्ञान। इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ ने खड़े होकर एकदम नेताओं से तरीका बोला कि यार इकोनॉमिक्स क्या है भाई, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो इसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक ही पार्ट था, वेल्थ। तो अब वो सिर्फ किसकी बात करता है, सिर्फ पैसा पैसा करता है और कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसा पैसा। तो इकोनॉमिक्स की अगर कोई डेफिनेशन आती है जिसमें सिर्फ वेल्थ 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 की बात कर रहा है, तो वो डेफिनेशन किसकी है, एडम स्मिथ की है। क्योंकि एडम स्मिथ ने पहली डेफिनेशन दी थी, उसके हिसाब से पैसे का आवन पैसे का जावन इज ओनली इकोनॉमिक्स, पैसा पैसा पैसा। तो पैसा 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 मतलब कौन, एडम स्मिथ। वेल्थ वेल्थ वेल्थ, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ किसको कंसीडर किया, वेल्थ को किया। आप जब उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। मतलब सिर्फ किसकी बात कर रहा है, सिर्फ पैसों की बात कर रहा है, वेल्थ वेल्थ वेल्थ। अब वेल्थ है तो हमने बोले कि भैया पुरानी डेफिनेशन है, हमने उसका पिक भी देखा तो पिक भी काफी पुराना लग ही रहा था। अब कितना पुराना है, तो हमारे दिमाग में मान लो कि वो कितना पुराना है, 1776 का है, जब उसने अपना मास्टरपीस लॉन्च किया था। मास्टरपीस मतलब उसने एक अपनी बुक पब्लिश की थी, उसने अपनी मास्टरपीस डेफिनेशन के थ्रू लॉन्च किया था, एंड दैट वाज इन 1776। 1776 में उसने क्या किया था, अपना ये डेफिनेशन लॉन्च किया। अब कोई भी डेफिनेशन अगर होगी तो उसके कुछ फीचर्स होंगे और उसके कुछ क्रिटिसिज्म होंगे। फीचर्स की अगर अपन बात करें तो अपन को यह देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक ही फीचर था, वो क्या था, वेल्थ, ओनली पैसा, ओनली पैसा। सिर्फ उसकी फीचर में एक ही चीज, पैसा पैसा। तो उसने किसके ऊपर ध्यान दिया, सिर्फ पैसे के ऊपर ध्यान दिया। दूसरा, उसने पैसा है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो इसने सिर्फ दो ही चीजों की बात करी, गरीबी पैसा, पैसा गरीबी, गरीबी पैसा, ओनली पैसा। किसने बात करी, एडम स्मिथ ने। अब एक बात सोचो, अगर कोई भी बंदा खुद अपनी एक बात कर रहा है तो क्या हम उसके ऊपर 100% हमेशा फोकस रखेंगे क्या? अगर कोई बंदा खड़े होकर बोल जाता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा है, और वो इतनी बार बोल रहा है सिर्फ पैसा 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 पैसा, तो हम भी इरिटेट होंगे, हम भी बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हैं, सिर्फ पैसा थोड़ी है इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे हम एमपी की बात करें तो एमपी और इंदौर में और रतलाम की अगर मैं बात करूं, या अपन पूरे एमपी की बात करें, तो अगर अपने को कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हम सीधा सीधा सामने वाले को एक जेस्चर से अपन लोग दिखाते हैं उसको कि हमको ये बात जम नहीं रही है, हम सीधा सीधा बोलते हैं ए। और जब मैंने बोला ए मतलब मेरे को आपकी बात नहीं जम रही। एडम स्मिथ ने बोला कि भैया इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ, तो अगला बंदा कोई ना कोई बोलेगा ए क्या बात कर रहा है, तो क्यों ऐसा, क्यों भैया तेरे हिसाब से सिर्फ वेल्थ क्यों, तूने कुछ चीजों को तो फोकस ही नहीं किया, तूने हमारे जो सीए कर रहे हैं भाई लोग उनके ऊपर फोकस नहीं किया। क्या सीए हर काम पैसे के लिए करता है? देखो अपने मन में झांको मत, क्या सीए हर काम पैसे के लिए करेगा? नॉट नेसेसरीली। डॉक्टर्स क्या हर काम पैसे के लिए करते हैं? जिसके यहां पर कोई रिलेटिव डॉक्टर है तो दिल पे मत लेना, हाँ करते हैं, जनरली हमने तो यही देखा है भाई। बट क्या उनकी इनर फीलिंग सिर्फ पैसे की है? मैं मानता हूं नहीं है, चलो मान लेते हैं। तो वैसे ही क्या हर सीए, जैसे आप कर भी रहे हो, तो हर सीए का फोकस सिर्फ एक ही है क्या, पैसा? नहीं भाई, हम पैसे के अलावा काम करते हैं, हम बहुत सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो ये जो हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ये किसका क्रिटिसिज्म था? क्रिटिसिज्म मतलब ही क्या, आपकी डेफिनेशन हमको पूरी नहीं जमी, हमको कुछ क्रिटिसिज्म बनता था इसमें, हमको पूरी बात आपकी जम नहीं रही, तो इसलिए हमने सामने वाले को एडम स्मिथ को क्या बोला, ए तुमने हमारी डॉक्टर्स सीए की जो सर्विस है उसको तो आपने ध्यान नहीं दिया। और भैया सिर्फ पैसा नहीं है, सोशल वेलफेयर भी नाम की एक चीज होती है, तो उसको भी आपको फोकस करना चाहिए था अपनी डेफिनेशन में, जो कि आपने नहीं किया। तो ये डेफिनेशन जो थी वो किसने दी?
एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ ने क्या बोला? इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ। सिर्फ पैसा पैसा ही क्या है? इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक, ये किसकी डेफिनेशन थी? एडम स्मिथ। अब सोचो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बनेगा। आपको ये डेफिनेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा which of the following writer has given, which of the following economist rather, which of the following economist has given this definition? Option 1 Alfred Marshall, option 2 Robbins, option 3 Adam Smith and option 4 none of the above. तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? सी, एडम स्मिथ। तो अपना एडम स्मिथ तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, when did Adam Smith gave his first masterpiece, published his first masterpiece? अब आपको ये ऑप्शन कैसे देगा? पहला देगा आपको 1876, दूसरा आपको देगा 1776, तीसरा आपको देगा 1777 और चौथा आपको देगा 1877, जो कि अगर अपन को थोड़ा बहुत ध्यान नहीं हो तो चारों कंफ्यूजिंग है। अब चारों कंफ्यूजिंग है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज याद आती है, एक बार भगवान को याद करो और कोई भी आइटम को टिक कर दो, जिसको हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर की भाषा में बोलते हैं जय माता दी, और फिर हम क्या कर दो? किसी भी चीज को टिक कर देते हैं। देखो, माता भी उसी को फेवर करती है जो मेहनत करता है। तो भैया अपने को मेहनत तो करनी पड़ेगी, याद तो करनी पड़ेगी, तभी माता का सपोर्ट मिलेगा। तो भैया आपको ये पढ़ना पड़ेगा और आंसर आपका क्या होगा? आंसर विल बी बी, दैट इज 1776। तो एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस तरह से हम अपने एग्जाम को एनालाइज करें। तो आपने दो टाइप के क्वेश्चन बोले, एक ये बताएंगे कि भैया डेफिनेशन किसने दी, और दूसरा हम ये समझेंगे कि भैया यहां पर आपका 1776 उसने क्या दिया था? अपना मास्टरपीस दिया था। और ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। अब खुद ही सोचो, बंदा इतना ऐसे घुंघराले वाले बाल आजकल चल रहे हैं क्या? मतलब ये बाल क्या थोड़े टाइम पहले भी चलते थे क्या? नहीं, ये बहुत पुरानी है, 1776 का बंदा है। तो ऐसे बाल तब भी नहीं चलते थे। आजकल तो नया सिस्टम चला है कि भैया एक घोंसले टाइप के आजकल हेयर स्टाइल चली है, जो यहाँ से भी साफ, यहाँ से भी साफ, बाल सिर्फ यहाँ पे। वेस्ट इंडीज से अपन काफी प्रेरित होते हैं, वेस्ट इंडीज प्लेयर्स से। यहाँ पे भी बाल साफ, यहाँ पे भी बाल साफ, ऊपर ही बाल, बट वैसे बाल यहाँ पर नहीं है। अभी वो वाले बाल होते तो अपन बोलते कि ये वाली डेफिनेशन कब आई है? 2013-14 में। बट अभी वो ये तो है नहीं। हेयर स्टाइल कैसी है? काफी पुरानी है। ये वाली हेयर स्टाइल कब की है? 1776 की है। तो ये अपना जो डेफिनेशन है वो भी कब का है? 1776 का है। ये डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्या बोला? साइंस ऑफ वेल्थ। सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। ये किसने बोला? स्मिथ, स्मिथ, स्मिथ। कौन सा स्मिथ? एडम स्मिथ। क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे और फोकस करते हैं। अभी हमने बात करी कि यार एडम स्मिथ की डेफिनेशन के कुछ फीचर्स थे, और एडम स्मिथ की डेफिनेशन में हमने कई कई जगह बोला ए मतलब क्रिटिसाइज हुआ। क्रिटिसाइज हुआ तो मतलब कोई ना कोई बंदा तो खड़ा हुआ होगा कि जिसने बोला होगा यार तेरी डेफिनेशन मेरे को नहीं जम रही, मैं डेफिनेशन देता हूं। तो हमारे कोर्स में जो अगला बंदा खड़ा हुआ उसका नाम क्या था? मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। नाउ जब मैं एल्फ्रेड मार्शल की बात कर रहा हूं तो एल्फ्रेड मार्शल ने बोला इट्स अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। मटेरियल वेलबींग मतलब इसने दोनों चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करी। मटेरियल मतलब पैसा, वेलबींग मतलब अच्छी तरह से यूज करो वैसा पैसा। तो अब वैसा पैसा किसके लिए अच्छी तरह से यूज करोगे? सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसे सोसाइटी को जोड़ने की तो कोशिश करी, वेलफेयर की तो बात करी। तो इसकी डेफिनेशन जो आई थी उसके मेन पॉइंट्स एक बार रीड करें। पहले हम पूरी डेफिनेशन को रीड करेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, हाईलाइट मैनकाइंड, in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being. Thus, it is on one side study of wealth and on the other side an important side that is study of man. मतलब इंसान को उसने किससे जोड़ा? पैसे से जोड़ा। मतलब स्टडी ऑफ वेल्थ प्लस स्टडी ऑफ मैन।
इज इक्वल टू अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन, जो क्या बोलता है कि इकोनॉमिक्स में क्या है, वेल्थ भी है और मैन भी है, मैन को भी कंसीडर करो। एडम स्मिथ भाई, सिर्फ वेल्थ वेल्थ से इकोनॉमिक्स नहीं बनती है, आपको मैन को भी देखना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। तो जब भी कोई भी डेफिनेशन आए उसके साथ में कुछ कुछ चीजें हाईलाइट कर लो, क्योंकि आपको पूरी डेफिनेशन याद तो करनी नहीं, क्योंकि पूरी डेफिनेशन लिखनी नहीं, हमको तो टिक टिक खेलना है। अब टिक टिक खेलना है तो अपन कीवर्ड से ही पूरा काम खेल सकते हैं। तो यहां पर भी हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ मैन। तो ये किसने डेफिनेशन दी, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो अब सीधी सीधी बात है, इनके भी क्या होंगे, कुछ फीचर्स होंगे, इनके भी क्या होंगे, कुछ क्रिटिसिज्म होगा। तो हम फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ वेल्थ एंड स्टडी ऑफ मैन, दोनों की स्टडी करो तो ही इकोनॉमिक्स होता है। दूसरा, इन्होंने कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर की तो बात करी, विच इज गुड, सोशल वेलफेयर तो होना ही चाहिए था, क्योंकि एडम स्मिथ की डेफिनेशन में सिर्फ मैन था, ओ सॉरी सिर्फ वेल्थ था, रादर सिर्फ वेल्थ था, सिर्फ वेल्थ 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 की बात कर रहा था। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर को भी ऐड कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म इन्होंने वापस बोला, यार तुम भी